नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो सच कहें तो लंबे समय तक हमारी नजरों से बिल्कुल ओझल रहा है। हम बात कर रहे हैं 1817 के एक बेहद संगठित और विशाल विद्रोह की। ये एक ऐसा संघर्ष है जो औपनिवेशिक इतिहास को लेकर हमारी पारंपरिक समझ को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प ऐतिहासिक विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आइए सीधा मुद्दे पर आते हैं और एक ऐसे सवाल पर गौर करते हैं जो आजकल इतिहासकारों के बीच एक बहुत बड़ी बहस का विषय बना हुआ है। देखिए, दशकों से हम यही पढ़ते आ रहे हैं ना कि 1857 का सिपाही विद्रोह ही ब्रिटिश राज के खिलाफ पहला बड़ा संग्राम था। लेकिन सोचिए जरा, क्या वास्तव में ऐसा ही है? क्या ऐसा हो सकता है कि 1857 से पूरे 40 साल पहले ओडिशा में हुआ एक विशाल सैन्य विद्रोह, जिसे हम पाइका विद्रोह के नाम से जानते हैं, असल में इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के खिताब का असली हकदार हो? अब यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल अलग-अलग ऐतिहासिक नजरिए हैं। एक तरफ तो 1857 का सिपाही विद्रोह है, जिसे आज भी राष्ट्रीय इतिहास में प्रथम बड़े संग्राम के रूप में मान्यता मिली हुई है और इसे पूरे देश के स्कूलों में प्रमुखता से पढ़ाया भी जाता है। वहीं दूसरी तरफ है 1817 का पाइका विद्रोह। जरा ध्यान दीजिए, ये 1857 से पूरे 40 साल पहले हुआ था। हाल के सालों में सामाजिक कार्यकर्ताओं और उड़ीसा सरकार ने इस बात पर काफी जोर दिया है कि पाइका विद्रोह को ही राष्ट्रीय इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की औपचारिक मान्यता मिलनी चाहिए। खैर, यह एक ऐसी बहस है जिस पर आज भी लगातार विचार विमर्श चल रहा है। पाइका कौन थे और ओडिशा का किसान सैन्य दल, इस पूरी बहस को सही संदर्भ में समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा, करीब 16वीं शताब्दी में। आइए देखते हैं कि गजपति शासकों के काल में ये शक्तिशाली योद्धा वास्तव में थे कौन। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाइका समाज में कोई आम सैनिक नहीं थे। वे उड़ीसा के पारंपरिक किसान सैन्य दल का एक बहुत अहम हिस्सा थे। और दिलचस्प बात यह है कि समाज में उनकी भूमिका दोहरी थी और उन्हें काफी सम्मान भी हासिल था। शांति के समय वे अपनी जमीनों पर आराम से खेती करते थे, लेकिन जैसे ही युद्ध का समय आता, वे अपने राजा और राज्य की रक्षा के लिए ढाल तलवार उठा लेते थे। इस सैन्य सेवा के बदले में राजा उन्हें लगान मुक्त भूमि देते थे, जिसे उस समय निष्कार जागीर कहा जाता था। और उनकी सैन्य व्यवस्था, सच मानिए, वो बहुत ही बेहतरीन और अनुशासित थी। इनकी सेना को मुख्य रूप से 3 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया था। सबसे पहले आते थे प्रहरी, जो ढाल और तलवार के साथ रक्षकों की भूमिका निभाते थे। दूसरे थे बनुआ, जो मैचलॉक बंदूकों का इस्तेमाल करने में बिल्कुल अचूक निशानेबाज थे। और तीसरे पायदान पर थे ढेंकिया, जो युद्ध के मोर्चे पर सबसे आगे खड़े होने वाले बेहद कुशल तीरंदाज थे। कुल मिलाकर कहें तो ये एक बेहद संगठित और ताकतवर लड़ाकू बल था। असंतोष के बीज और 1803 का ब्रिटिश अधिग्रहण। अब आते हैं उस साल पर जब अचानक सब कुछ बदल गया। 1803 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को हराया और उड़ीसा पर अपना कब्जा जमा लिया। बस यहीं से सामाजिक और आर्थिक बदलावों का एक ऐसा दर्दनाक दौर शुरू हुआ जिसने इस महाविद्रोह की नींव रखी। और ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पाइकों के जीवन में कितना भयानक बदलाव आ चुका था। देखिए, अंग्रेजों के आने से पहले का जो समय था, तब पाइकों के पास अपनी खुद की लगान मुक्त जागीरें थीं। लेन देन के लिए स्थानीय स्तर पर कौड़ी मुद्रा चलती थी और प्रशासन में उनका अच्छा खासा रसूख था। लेकिन ब्रिटिश युग आते ही तस्वीर बिल्कुल पलट गई। उनकी पुश्तैनी जमीनें छीनकर बाहर से आए जमींदारों को सौंप दी गईं। और तो और, सदियों से चली आ रही कौड़ी मुद्रा को हटाकर चांदी के सिक्कों में भारी भरकम टैक्स वसूला जाने लगा। इस एक कदम ने पाइकों को सचमुच भुखमरी की कगार पर ला खड़ा किया। यहाँ एक बेहद खास घटना का जिक्र करना बहुत जरूरी है। अंग्रेजों ने खुर्दा के राजा मुकुंद देव द्वितीय के साथ एक समझौता किया था। वादे के मुताबिक उन्हें 1 लाख रुपए और कुछ इलाके दिए जाने थे। लेकिन हुआ क्या? अंग्रेजों ने हमेशा की तरह धोखा दिया और वादे से मुकरते हुए केवल 40,000 रुपए ही थमा दिए। जमीनें भी रोक ली गईं। जब राजा के सलाहकार जयराज गुरु ने इस बेईमानी के खिलाफ 1806 में खुलकर आवाज उठाई, तो जानते अंग्रेजों ने क्या किया? उन्हें गिरफ्तार किया और सीधे फांसी पर लटका दिया। पाइकों के लिए यह बर्दाश्त के बाहर का अपमान था। वैसे सिर्फ जमीनें छीनना ही इकलौता कारण नहीं था। और भी कई ऐसी चीजें थीं जिन्होंने आग में घी का काम किया। जैसे अंग्रेजों की लागू की गई न्यायिक प्रणाली इतनी उलझे हुई थी कि आम जनता का सिर ही घूम जाए। दरोगा और जमादार जैसे पुलिस वाले अपनी सत्ता के नशे में बेहद क्रूर और भ्रष्ट हो चुके थे। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा प्रहार था नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार।
अंग्रेजों ने स्थानीय लोगों के समुद्र के पानी से नमक बनाने पर ही पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। यकीन मानिए, इस एक फैसले ने वहां की स्थानीय अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी, और इसी गुस्से ने आदिवासी आबादी से लेकर अमीर वर्ग तक सबको अंग्रेजों के खिलाफ एक कर दिया। 1817 के विद्रोह की शुरुआत और प्रतिरोध का विस्फोट। सालों तक लोगों के सीने में जो गुस्सा सुलग रहा था, उसे बाहर आने के लिए बस एक चिंगारी चाहिए थी, और वो चिंगारी भड़की मार्च 1817 में। कहानी में सबसे बड़ा और विस्फोटक मोड़ तब आया जब घुमुसर इलाके से करीब 400 कोंद आदिवासी अपने पारंपरिक हथियारों के साथ खुर्दा की तरफ निकल पड़े। खुर्दा पहुंचकर वे सीधा पाइका सैनिकों के साथ मिल गए, और सोचिए, इस पूरी संयुक्त सेना की कमान किसने संभाली? राजा के पूर्व सैन्य कमांडर बख्शी जगबंधु ने। बस यहीं से अंग्रेजों के खिलाफ एक खुले महासंग्राम का बिगुल बज उठा। इसके बाद तो ये विद्रोह सच में जंगल की आग की तरह फैल गया। मार्च 1817 में सबसे पहले विद्रोहियों ने बानपुर पुलिस स्टेशन पर हमला बोला और उसे जलाकर राख कर दिया। सरकारी खजाने लूट लिए गए। उन्होंने छापामार युद्ध नीति, जिसे हम गुरिल्ला रणनीति कहते हैं, उसका ऐसा जबरदस्त इस्तेमाल किया कि अप्रैल की शुरुआत तक ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान झेलना पड़ा और उन्हें अपनी जान बचाकर कटक तक पीछे हटना पड़ा। मध्य अप्रैल आते आते तो पाइकों ने पुरी पर ही अपना कब्जा जमा लिया और राजा को भी अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त करा लिया। कुछ वक्त के लिए तो ऐसा लगने लगा था मानो ब्रिटिश राज का पूरी तरह से अंत हो गया हो। दमन और परिणाम तथा ब्रिटिश जवाबी कार्रवाई। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से तो थी नहीं। जैसे ही उन्होंने देखा कि हालात उनके हाथों से फिसल रहे हैं, उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ जवाबी हमला कर दिया। विद्रोही ठिकानों पर भारी बमबारी की गई और हालात को काबू में करने के लिए मई 1817 तक पूरे इलाके में सख्त मार्शल लॉ थोप दिया गया। अब इस स्लाइड के बारे में जो वास्तव में दिलचस्प बात है वो ये है, जरा ब्रिटिश कमीशन के वॉल्टर ईवर के इस कथन की क्रूरता पर ध्यान दीजिए। उन्होंने साफ साफ लिखा था कि जब तक पाइका समुदाय पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाता, तब तक कंपनी का शासन शांति से नहीं चल सकता। वे पाइकों के, उन्हीं के शब्दों में कहें तो, जहरीले दांत तोड़ना चाहते थे। ये बयान अपने आप में बहुत ही डरावना है और हमें उस समय की बेरहम औपनिवेशिक मानसिकता की असली तस्वीर दिखाता है। इस विद्रोह का अंत, जैसा कि हम इतिहास में अक्सर देखते हैं, बेहद दुखद रहा। मई 1817 के बाद अंग्रेजों ने अपना कहर बरपाना शुरू किया। पकड़े गए विद्रोहियों को सीधे फांसी या फिर काले पानी जैसी भयानक सजाएं दी गईं। फिर भी पाइका योद्धा इतनी जल्दी घुटने टेकने वाले नहीं थे। 1818 से 1826 तक घने जंगलों के भीतर से उनका गुरिल्ला युद्ध लगातार चलता रहा। आखिरकार अपने ही लोगों को और ज्यादा कटते मरते न देख पाने के कारण 1825 में मुख्य नेता बख्शी जगबंधु को आत्मसमर्पण करना पड़ा और बाद में 1829 में कटक में नजरबंदी के दौरान ही उनका निधन हो गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कहानी कैसे आज के समय से जुड़ती है। एक भूली हुई विरासत की वापसी और आधुनिक बहस। 200 साल पुरानी ये ऐतिहासिक घटना आज एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में आ गई है और इस महान विरासत को वापस मुख्यधारा में लाने की कोशिशें अब तेजी से हो रही हैं। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो पाइका विद्रोह को उसका उचित सम्मान दिलाने के लिए हाल ही में कई कदम उठाए गए हैं। मिसाल के तौर पर 2018 में भारत सरकार ने इस विद्रोह की याद में एक विशेष स्मारक डाक टिकट और एक सिक्का जारी किया। 2019 में बरुनई हिल्स के पास एक भव्य स्मारक की नींव भी रखी गई। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहस इस बात पर चल रही है कि क्या इस विद्रोह को राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी की कक्षा 8 की इतिहास की किताबों में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं। इस विषय पर अलग-अलग विचारधाराओं के लोगों के अपने-अपने तर्क हैं और ये तटस्थ चर्चा अभी भी जारी है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें अंत में एक बहुत ही गहरे और जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। पाइका विद्रोह की ये पूरी कहानी सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि हमारे इतिहास के अनदेखे पन्नों में न जाने ऐसे और कितने मजबूत क्षेत्रीय प्रतिरोध आज भी गुमनाम पड़े हैं। वे कहानियां जिन्हें शायद अब तक अपनी सही पहचान नहीं मिल पाई है, लेकिन जो हमारे अतीत को और भी बेहतर ढंग से समझने में हमारी मदद कर सकती हैं। जरा सोचिएगा इस बारे में। इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।